आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपको मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देना है तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, और अगर पत्नी चाहती कि उसे मेंटेनेंस और एलिमनी मिले तो उसे भी इन नियमों को रट लेना चाहिए। इसलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक नहीं पूरे 13 ऐसे नियम गिनवाने वाला हूं। अगर इनको आपने रट लिया तो आपको एक एक बात पता लग जाएगी कि मेरे केस में कब किन परिस्थितियों में कोर्ट मेंटेनेंस और एलिमनी तय करती है और किन किन परिस्थितियों में कोर्ट एलिमनी और मेंटेनेंस पत्नी को एक पैसा भी नहीं देती है। तो हमें किस तरह से अपने केस में पक्ष रखना है कि जिसकी वजह से हमें मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देना पड़े। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति अपनी तरफ से पूरी तरीके से स्पष्ट तौर से पक्ष रखता है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, रिप्लाई में विस्तृत जानकारी, शपथ पत्र, खर्चे की लिस्ट, लायबिलिटीज, एसेट, अगर इसके अलावा और कुछ भी है जैसे पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत, तो वो भी रखें। तो इसी प्रकार से पत्नी भी अपनी तरफ से इसी तरीके से पक्ष रखती है। तो फिर दोनों पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखकर कोर्ट स्पष्ट आदेश करेगी। आदेश में मेंशन होगा मैंने किस वजह से भरण पोषण तय किया। तो आपको पहली कंडीशन में क्या करना है, अपनी तरफ से सारी परिस्थिति कोर्ट के सामने क्लियर कर दें। मेरे खर्चे कितने हैं, मेरी इनकम कितनी है, कितने लोग मेरे पर निर्भर हैं और कितनी मेरे पास संपत्तियां हैं। तो मेंटेनेंस और एलिमनी इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही कोर्ट तय करती है। नंबर 2, दावेदार की उचित आवश्यकताएं। अब पत्नी बोल रही मेरे को इतना चाहिए, इसके लिए इतना, इसके लिए उतना, इसके लिए उतना, इसके लिए उतना। कोर्ट बोलती नथिंग, ऐसा नहीं। हम देखेंगे आपको कितना देना है, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, उनके हिसाब से हम तय करेंगे। और इधर देखेंगे क्या पति उतना दे सकता है, तो पति कितना दे सकता है और आपकी आवश्यकताएं कितनी हैं, इन दोनों को देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना मिल सकता है। नंबर 3, दावेदार की स्वतंत्र आय और संपत्ति की जानकारी। अब पत्नी यहां पर दावा कर रही है तो या तो वो खुद बता दे कि उसकी स्वतंत्र आय है या नहीं है। खैर आमतौर पर तो यही बताती कि मेरी कोई आय नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। और दूसरी तरफ संपत्ति, तो संपत्ति है तो बताए, इसलिए शपथ पत्र लिया जाता है कि अगर वो संपत्ति में संपत्ति छुपाती है, इनकम छुपाती है, झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करके मेंटेनेंस लेती है, तो पति ऐसी पत्नी को दंडित भी करवा सकता है। तो यहाँ पर भी पति को विशेष ध्यान रखना है कि पत्नी अपनी संपत्ति और इनकम को न छुपा ले। अगर उसकी कोई संपत्ति या इनकम है तो उसका प्रमाण पति को ही लाके कोर्ट में देना है, और वो कैसे लाएगा इसके बारे में हमने कई डिटेल में वीडियो बना के रखे हुए हैं। नंबर 4, गैर आवेदक पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो आप है यानी पति है, वो गैर आवेदक हो गया, विपक्षी हो गया, तो उसके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं इसकी जानकारी पहले ही कोर्ट को देनी है कि भाई मेरे ऊपर इतने लोग निर्भर हैं। नंबर 5, यह राशि आवेदक को उसी जीवन शैली में रहने की सहायता करेगा जैसा कि वह वैवाहिक घर में रहता था। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिलते, कोर्ट कह रही कि आपको इतना भरण पोषण देना पड़ेगा कि जैसा आपके घर में आपकी पत्नी रहती थी, रहन सहन था, वैसा ही आपको अभी पत्नी को उसी हिसाब से भरण पोषण देना पड़ेगा। लेकिन ये उन केसेस में बात होती है जहां पर पत्नी पीड़ित हो और जहां पर पति ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से पत्नी को घर छोड़ना पड़ा हो। अन्यथा कोर्ट फिर जहां पर यह साबित हो जाए कि पत्नी ही गलत है, वो ही नहीं रह रही पति के साथ और पति की कोई गलती नहीं है, तो फिर यहाँ पर मेंटेनेंस देने तक से बच जाते हैं, एलिमनी देने तक से बच जाते हैं। तो नंबर 6, गैर आवेदक की देनदारियां व आय और व्यय। अब कोर्ट यहाँ पर यह भी देखती है, बोलती है पत्नी से कि लाओ भाई अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, आपको कितना पैसा किसको देना है, तो लायबिलिटीज एसेट्स का प्रमाण पत्र लेके आओ और साथ ही बैंक स्टेटमेंट और एक्सपेंसेस की लिस्ट लाओ।
हम देखें तो आपके खर्चे कितने हैं, हम देखें तो आपकी इनकम कितनी है, हम देखें तो आपकी संपत्तियां कितनी है, हम देखें तो आपके पास आपकी देनदारियां कितनी है। इन सबको देखने के बाद ही कोर्ट तय करती है। अगर कोई छुपाए तो पति की जिम्मेदारी को लाके कोर्ट में दे। नंबर 7, आवेदक के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा एवं उपचार आदि की व्यवस्था। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो आवेदक यानी जो पत्नी है उसके लिए भोजन के लिए व्यवस्था, वस्त्रों के यानी कपड़ों के लिए, रहने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अन्य उपचार, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, ये सारी चीजें कोर्ट देखती है और इसके बाद ही एलिमनी और मेंटेनेंस तय करती है। अब दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि जो गैर आवेदक है, तो नंबर 8, गैर आवेदक की भुगतान करने की क्षमता। अब कोर्ट ने क्या देख लिया था यहाँ पर कि पत्नी के लिए भोजन के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करना है, कपड़ों के लिए व्यवस्था करना है, रहने के लिए व्यवस्था करना है, उस खुद पढ़ रही तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करना है, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए भी व्यवस्था करनी है, और बच्चों की भी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करनी है, और अन्य जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना है। लेकिन अब कोर्ट के सामने दूसरी समस्या, क्या पहले पति की तरफ तो देख ले कि क्या वो इतना भुगतान कर पाएगा, इतना पैसा दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो कोर्ट आदेश करेगी, नहीं दे पाएगा तो नहीं करेगी। कितना दे पाएगा? नंबर 9, गैर आवेदक की शुद्ध आय। अब कोर्ट देखेगी भाई इसके पति के खर्चे काटने के बाद में कितना पैसा इसके पास बचता है। तो जो आपके खर्चे हैं, खर्चे में क्या क्या हो गया, आपके घर के सारे खर्चे मेंटेन हो गए, आपके ऑफिस के खर्चे मेंटेन हो गए, आपका लोन चला गया, किसी को देना है तो उसका पैसा चला गया। इसके बाद जो आपके पास बचता है उसमें से अब एक भाग पत्नी को दिया जाएगा, यानी कि शुद्ध इनकम में से, नेट इनकम में से, शुद्ध भाग के प्रॉफिट में से पत्नी को एक भाग दिया जाएगा, जो 25% तक हो सकता, 50% भी हो सकता है। नंबर 10, गैर आवेदक सभी सही स्रोतों का खुलासा नहीं करता है तो कोर्ट आय का अनुमान लगाकर आदेश कर सकती है। मैं लगातार कहता हूं कोर्ट आपके विरुद्ध कभी भी आदेश कर सकती है, इसलिए अपनी तरफ से किसी भी चीज का हीला हवाली मत करना, कोई चूक मत करना, वरना कोर्ट स्वयं आदेश कर देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और नंबर 11, गैर आवेदक के मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर दोनों के लिए हम ले लेते हैं, खैर यहाँ पर पति के बारे में कहा है, लेकिन यहाँ पर पत्नी और पति के मुकदमों के बारे में कर लेते हैं बात, कि पत्नी जो मुकदमे करती है उनका खर्चे की डिमांड पति से कर सकती है, और पति जो मुकदमे करता है उसके खर्चे को अपने मेंटेनेंस में काट के पैसा दे, या फिर पत्नी कमाती है तो उसे डिमांड कर सकता है। अरे भाई पति मेंटेनेंस दे रहा, अब कोर्ट को बता रहा साहब मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 2,000 वकील साहब की फीस जाती है, लो कट गया ना, 8,000 ही बचा, अब 8,000 पर मेंटेनेंस लगेगा, 2,000 तो गया, तो पति यहां पर कट कर सकता है। और नंबर 12, पहले से ली जा रही भरण पोषण की राशि अन्य मेंटेनेंस केस में समायोजित की जा सकती है। जैसे पत्नी एक साथ 2, 3, 4 मेंटेनेंस के केस कर देती है, एलिमनी की डिमांड भी करती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आप पहले से दे रहे पैसा उसे भी आप यहाँ पर एडजस्ट करवा सकते हैं। कैसे? जैसे इस केस में न लग जाए, उसमें न लग जाए, उसमें लग जाए, तो आप दूसरे केस में जाके जब एक केस में लग गया उसकी सर्टिफाई कॉपी बाकी के सभी केसेस में लगा देंगे, तो कोर्ट उस पैसे को वहां पर समायोजित कर देगी भरण पोषण का आदेश करते समय। भरण पोषण के मामले में मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, लेकिन न्यायालय अपने विवेक से आदेश कर सकती है। तो ये थे 1 दर्जन ऐसे नियम जो पति और पत्नी दोनों को रट के कोर्ट जाना चाहिए। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।